जरा एक ऐसी मैराथन की कल्पना कीजिए जहां एक रनर पहले 1 किलोमीटर में पूरी ताकत लगाकर सबसे आगे निकल जाता है। हाँ, और देखने वालों को लगता है कि रेस तो बस इसी ने जीत ली। वही ना। पर प्रॉब्लम यह है कि रेस अभी बाकी है और वो पहला रनर थक कर गिर पड़ता है। और फिर पीछे से एक और रनर अपनी स्टेडी पेस बनाए हुए आता है और उस थके हुए रनर को क्रॉस करके आराम से फिनिश लाइन पार कर लेता है। एग्जैक्टली। बिजनेस की दुनिया में ना इस पहले रनर को ही हम फर्स्ट मूवर कहते हैं। और आज हम इसी सबसे बड़े मिथ को तोड़ने वाले हैं कि मार्केट में सबसे पहले आना ही सफलता की गारंटी है। क्योंकि ये शुरुआती एडवांटेज देखने में कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, असली जीत तो तभी मिलती है जब कोई आखिरी में फिनिश लाइन पर खड़ा हो। सही बात है। और इसी डीप एनालिसिस के साथ स्ट्रेटेजिक स्काउट्स की इस नई सीरीज में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये डीप डाइव एक ऐसी आइडियोलॉजी पर आधारित है जिसने पिछले 1 दशक में हजारों फाउंडर्स का माइंडसेट बदला है। पीटर थिल की मशहूर किताब 0 to 1, जिसका हमारा मेन मिशन यहाँ लास्ट मूवर एडवांटेज को गहराई से समझना है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है। अगर ऐसी गहरी और रणनीतिक चर्चाएं पसंद आती है तो इस डीप डाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया जाए। हाँ, ताकि आगे भी ऐसे ही स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स सभी तक पहुंचते रहें। तो सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। सदियों से बिजनेस की दुनिया में एक बात रटी जाती है कि जो पहले आया वही सिकंदर। राइट। मतलब हर फाउंडर को लगता है कि एक नए आइडिया के साथ सबसे पहले मार्केट में उतरना ही अल्टीमेट गोल है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग स्टोरी सुनाती है। इस मिथ के पीछे ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक रियलिटी जरूर है, लेकिन ये सिर्फ एक छोटी सी टैक्टिक है, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी या आखिरी लक्ष्य नहीं है। तो असली गेम किस चीज का है? असली गेम तो उस मार्केट में आखिरी और सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का है, जिसे हम लास्ट मूवर कहते हैं। होता क्या है ना, जो कंपनी सबसे पहले किसी नए आइडिया के साथ आती है उसे एक बहुत भारी एजुकेशनल टैक्स चुकाना पड़ता है। वेट, ये एजुकेशनल टैक्स थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और इसका पूरा बोझ पहली कंपनी पर ही क्यों पड़ता है? देखिए, जब कोई इंडस्ट्री या प्रोडक्ट बिल्कुल नया होता है तो कस्टमर्स को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें उस चीज की जरूरत है भी या नहीं। उनका ना एक बना बनाया बिहेवियर होता है। हाँ, लोग अपनी आदत आसानी से नहीं बदलते। एग्जैक्टली। तो पहले खिलाड़ी पर सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने का प्रेशर नहीं होता, बल्कि पूरी मार्केट को सिखाने और उनका बिहेवियर बदलने का बोझ भी उसी पर होता है। ओ, मतलब उनको एजुकेट करने का खर्चा। वही तो। इस प्रोसेस में मार्केटिंग पर अंधाधुंध पैसा खर्च होता है, फ्री ट्रायल्स बांटने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, लोगों का ट्रस्ट जीतने में सालों लग जाते हैं। अरे हाँ, मतलब आसान शब्दों में अगर कहूँ तो पहली कंपनी रास्ता बनाती है और उसमें अपने सारे रिसोर्सेज खत्म कर देती है। बिल्कुल सही समझा। अगर हम ट्रैवल इंडस्ट्री का अर्ली 2000s का दौर देखें तो इंडिया में मेक माई ट्रिप और यात्रा जैसे ब्रांड्स ने बिल्कुल यही किया था ना। हाँ, उन्होंने सालों तक भारी डिस्काउंट देकर मार्केट बनाई। उन्होंने लोगों को सिखाया कि इंटरनेट पर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालना सेफ है। राइट। और ऑनलाइन टिकट बुक करना लाइन में लगने से बेहतर है। पर फिर 2007 के आसपास इक्सिगो जैसी कंपनीज आती हैं और उन्हें लोगों को ऑनलाइन आना नहीं सिखाना पड़ा। एग्जैक्टली। उन्होंने बस एक ऐसी जगह बनाई जहां लोग अलग अलग वेबसाइट्स के प्राइसेस कंपेयर कर सकें। ये एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है इस कॉन्सेप्ट का। तो मतलब बाद में आने वाली कंपनी सिंपली ये देखती हैं कि पहले आने वालों ने क्या गलतियां की हैं और उनका कैपिटल बच जाता है क्योंकि मार्केट तो पहले से ही एजुकेटेड है। सही बात है। वो अपना सारा पैसा और ध्यान सिर्फ एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने में लगाते हैं और आके सीधा मार्केट पर कब्जा कर लेते हैं। वाओ। टीले का पूरा आर्ग्यूमेंट यही है कि शॉर्ट टर्म ग्रोथ और पहले आने की दौड़ में फाउंडर्स असल सवाल भूल जाते हैं। वो पूछते हैं कि इस क्वार्टर ने रेवेन्यू कितना बढ़ा, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये बिजनेस आने वाले 10 या 20 सालों तक जिंदा रहेगा और डोमिनेट करेगा। पीटर थिल ने 4 मेन पिलर्स बताए हैं। ओके, तो अगर कोई मार्केट में लॉन्ग टर्म मोनोपोली बनाना चाहता है तो उसमें से पहला पिलर कौन सा है? पहला पिलर है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ सिर्फ थोड़ा सा बेहतर होने की बात नहीं हो रही है। थील ने एक बहुत स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क दिया है जिसे 10x रूल कहते हैं। हाँ, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का मतलब वही है ना कि कोई ऐसी तकनीक या प्रोसेस जो किसी और के पास ना हो। राइट। लेकिन अगर कोई नया प्रोडक्ट अपने पुराने ऑल्टरनेटिव से सिर्फ 10 या 20% बेहतर है तो उसमें कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज नहीं है। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि लोग अपनी आदत नहीं बदलना चाहते। एक छोटे से फायदे के लिए कोई अपना कंफर्ट जोन क्यों ही छोड़ेगा? एग्जैक्टली।
इसलिए टेक्नोलॉजी या सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो अपने सबसे करीबी कंपेटिटर से कम 10 गुना बेहतर हो, यानी 10x बेहतर। तभी कस्टमर के लिए उस नए प्रोडक्ट पर शिफ्ट होना एक नो ब्रेनर बनता है। इस 10x रूल के मैकेनिक्स को समझने के लिए ना ज़ीरोधा का केस स्टडी बहुत इल्यूमिनेटिंग है। जब ज़ीरोधा शुरू हुआ था उस वक्त ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का मार्केट पर पूरा कब्जा था। हाँ, और उनकी फीस परसेंटेज के हिसाब से होती थी, जो बड़े ट्रेड्स पर बहुत ज्यादा बन जाती थी। राइट, लेकिन सिर्फ डिस्काउंट देना ही 10x बेहतर होना नहीं था। ज़ीरोधा ने काइट जैसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां इंटरफेसेस इतने क्लीन थे कि नए इन्वेस्टर्स बिना कंफ्यूज हुए ट्रेड कर सकें। और साथ ही वर्सिटी बनाया जहां उन्होंने लोगों को फ्री में फाइनेंशियल एजुकेशन दी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म ये है कि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स चाहकर भी ज़ीरोधा को कॉपी क्यों नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? उनके पास तो बहुत पैसा था ना। अगर वो अपनी फीस ज़ीरोधा की तरह फ्लैट 20 रुपीस कर देते तो उनका अपना ही एग्जिस्टिंग रेवेन्यू मॉडल क्रैश हो जाता। ओह, उनके एम्प्लॉइज की सैलरी निकालना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, ज़ीरोधा की प्रोप्राइटरी टेक सिर्फ उनका सॉफ्टवेयर नहीं था, बल्कि उनका वो टेक फर्स्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर था जिसे ट्रेडिशनल प्लेयर्स अपने हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैच ही नहीं कर सकते थे। तो यहीं पर 10x यूजेबिलिटी और 10x कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसी मोट बन गई जिसे क्रॉस करना नामुमकिन हो गया। पर अगर किसी ने 10x बेहतर प्रोडक्ट बना लिया तो जाहिर है कि यूजर्स आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, पर उन यूजर्स को लंबे समय तक रोककर कैसे रखा जाए? यहां से हम लॉजिकल तरीके से दूसरे पिलर पे आते हैं, जिसे नेटवर्क इफेक्ट्स कहा जाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल तो वही है ना कि एक प्रोडक्ट तब ज्यादा वैल्यूएबल बनता है जब उसके यूजर्स की गिनती बढ़ती है। लेकिन मैंने सुना है इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि नेटवर्क इफेक्ट के बारे में सबसे काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट ये है कि इसकी शुरुआत हमेशा एक बहुत ही छोटी और रिस्ट्रिक्टेड मार्केट से करनी पड़ती है। मतलब बड़े लेवल पे लॉन्च नहीं कर सकते। नहीं, अगर कोई प्लेटफॉर्म ये सोचकर बनाया जाए कि लॉन्च होते ही पूरी दुनिया इससे जुड़ जाएगी, तो वो प्रोजेक्ट लगभग तय तौर पर फेल होगा। यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। मतलब अगर नेटवर्क इफेक्ट इतना ही पावरफुल है और अल्टीमेट गोल बड़ा स्केल हासिल करना है, तो डे वन से ही बड़े स्केल पर लॉन्च क्यों ना किया जाए? देखने में तो यही लॉजिक सही लगता है। वही ना, एक छोटी सी मार्केट या सिर्फ एक शहर से शुरुआत करना तो एम्बिशन की कमी लगती है। अगर प्रोडक्ट सच में 10x बेहतर है तो सीधा बड़ा गेम क्यों नहीं खेलना चाहिए? ये एम्बिशन वाली बात बिल्कुल नेचुरल लगती है, लेकिन इसके पीछे का मैकेनिज्म कुछ और ही कहता है। इसे हम एम्प्टी नेटवर्क प्रॉब्लम कहते हैं। एम्प्टी नेटवर्क वो क्या होता है? सोचिए, अगर डे 1 पर किसी सोशल प्लेटफॉर्म को पूरे देश के लिए खोल दिया जाए, तो जो पहले 100 लोग वहां आएंगे, उन्हें वहां क्या दिखेगा? कुछ नहीं, ना कोई दोस्त होगा ना कोई कंटेंट। एग्जैक्टली। उनके लिए उस नेटवर्क की वैल्यू बिल्कुल जीरो होगी और वो तुरंत प्लेटफॉर्म छोड़ देंगे। इसके बिल्कुल उलट फेसबुक का शुरुआती मॉडल देखिए। उन्होंने सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से कैंपस से शुरुआत की थी। अरे हाँ, क्योंकि उन 10-20 छात्रों के लिए वो प्लेटफॉर्म उसी दिन से वैल्यूएबल बन गया था। उनके क्लासमेट्स वहां थे, उनका सर्कल वहां था। बिल्कुल, एक छोटे इकोसिस्टम में डेंसिटी क्रिएट करना आसान होता है। जब वो छोटा नेटवर्क आपस में डीपली कनेक्ट हो जाता है, तब वो खुद ब खुद अपनी बाउंड्री से बाहर फैलने लगता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो शेयर चैट की शुरुआत इसी डेंसिटी का एक मास्टर क्लास है। जब शेयर चैट लॉन्च हुआ था तो उन्होंने पूरे देश को टारगेट करने की भूल नहीं की थी। हाँ, उन्होंने सिर्फ एक लैंग्वेज कम्युनिटी पर फोकस किया, कन्नड़ा यूजर्स पर। राइट, उन्होंने समझा कि अगर एक कन्नड़ा बोलने वाला यूजर ऐप खोलता है और उसे 10 अलग-अलग भाषाओं का कंटेंट दिखता है तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। सही बात है, लेकिन जब पूरा फोकस सिर्फ एक छोटी कम्युनिटी पर था, तो वहां कंटेंट का एक गहरा पूल बन गया। और उस कम्युनिटी के लिए वो नेटवर्क इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि उसे छोड़कर जाना मुश्किल हो गया। उसके बाद उन्होंने इसी प्लेबुक को बाकी भाषाओं के लिए रेप्लिकेट किया और आगे बढ़ते गए। वही तो। और यहां से तीसरा पिलर नेचुरली पिक्चर में आता है। जब टेक 10x हो गई और नेटवर्क इफेक्ट के जरिए हजारों लाखों लोग जुड़ने लगे, तो अगला सवाल आता है ऑपरेशंस का। स्केल का सवाल है ना? एग्जैक्टली। अगर बिजनेस को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया है कि वो इस मैसिव ग्रोथ का वजन उठा सके, तो कंपनी अपने ही बर्डन से टूट जाएगी। इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहते हैं। स्केल वर्ड तो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है। हर कोई कहता है कि हमें स्केल करना है, लेकिन सिर्फ साइज बढ़ना और रेवेन्यू बढ़ना ही ट्रू स्केल नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। असली स्केल का फाउंडेशन मार्जिनल कॉस्ट की कॉन्सेप्ट पर टिका होता है। इस फर्क को समझना हर बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट के लिए क्रिटिकल है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इस फर्क को? 2 तरह की ग्रोथ होती है, लीनियर और एक्सपोनेंशियल।
लीनियर ग्रोथ में रेवेन्यू तो बढ़ता है, पर साथ ही साथ उस रेवेन्यू को लाने का खर्चा भी उतना ही रेशो में बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई कंसल्टेंसी फर्म या योगा स्टूडियो है, 10 क्लाइंट को हैंडल करने के लिए एक इंस्ट्रक्टर चाहिए राइट। और 100 क्लाइंट्स आएंगे तो 10 इंस्ट्रक्टर्स रखने पड़ेंगे, नई जगह रेंट पर लेनी पड़ेगी। यहाँ पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन लगभग उतना ही रहता है। यानी सर्विस हैवी मॉडल्स में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर नए कस्टमर के साथ ऑपरेशन कॉस्ट जुड़ी होती है। पर दूसरी तरफ है सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रोडक्ट्स की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका क्लासिक एग्जाम्पल एडटेक का शुरुआती मॉडल है, जहां बायजूस जैसी कंपनीज ने लीनियर मॉडल को एक्सपोनेंशियल बनाया। एक ट्रेडिशनल कोचिंग क्लास में स्केल की लिमिट होती है, एक रूम, 50 बच्चे, एक टीचर। अगर 50,000 बच्चों को पढ़ाना है तो हजारों टीचर्स और रूम्स चाहिए। लेकिन बायजूस ने क्या किया? उन्होंने एक हाई क्वालिटी वीडियो प्रोडक्शन में शुरुआती हेवी इन्वेस्टमेंट की। एक बार टेक और कंटेंट बन गया तो उस एक वीडियो को चाहे 50 बच्चे देखें या 50 लाख। ओ, मतलब सर्वर कॉस्ट के अलावा उनका कोई बड़ा एडिशनल खर्चा नहीं आया। एग्जैक्टली। उस नए बच्चे को सिस्टम में ऐड करने की मार्जिनल कॉस्ट लगभग 0 होती है। यही ट्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब रेवेन्यू रॉकेट की तरह ऊपर जाए पर ऑपरेशन का ग्राफ सीधा ही रहे, तभी एक मोनोपोली प्रॉफिट्स जनरेट करना शुरू करती है। ऐसा बिजनेस मॉडल डिजाइन करना शुरुआत से ही जरूरी होता है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि फाउंडेशन में प्रोप्राइटरी टेक है, उसे फैलाने के लिए नेटवर्क इफेक्ट्स हैं और उसे हैंडल करने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब आता है चौथा और आखिरी पिलर, जिसके बारे में मार्केट में सबसे ज्यादा शोर मचाया जाता है, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग नाम आते ही दिमाग में बड़े बजट्स और कैची लोगोज आते हैं। थील का इस पर अप्रोच एकदम ऑपोजिट है ना? बहुत ऑपोजिट। वो क्लियर वार्निंग देते हैं कि ब्रांडिंग कभी भी शुरुआत का पॉइंट नहीं हो सकती। किसी भी कंपनी में सब्सटेंस यानी ऊपर बताए गए 3 पिलर्स हमेशा पहले आते हैं। मतलब ब्रांड उनका सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट में 10x वैल्यू नहीं है तो मार्केटिंग पर कितना भी पैसा फूंक दिया जाए, एक ड्यूरेबल बिजनेस नहीं बन सकता। वही तो। लेकिन यहाँ लोग अक्सर एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं। हाँ, मैं भी सोच रही थी, अगर हम एप्पल या सुप्रीम जैसे ब्रांड्स को देखें तो वहाँ ब्रांड ही उनका सबसे बड़ा मोट लगता है। लोग एप्पल स्टोर के बाहर नई आईफोन की लॉन्च पर रातों रात लाइन में लगते हैं। सही बात है। कई बार उनकी हार्डवेयर स्पेक्स दूसरे एंड्रॉइड फोन से कम लगती हैं, फिर भी लोग ब्रांड लॉयल्टी की वजह से जुड़े हैं। तो क्या वहां ब्रांडिंग सब्सटेंस से ऊपर नहीं चली गई? ये काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत आम है, पर इसकी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। एप्पल आज सिर्फ एक ब्रांड के दम पर शायद बिकता हो, लेकिन जब स्टीव जॉब्स ने शुरुआत की थी तो उन्होंने सिर्फ एक लोगो या मार्केटिंग कैंपेन नहीं बनाया था। उन्होंने उस वक्त का सबसे सुपीरियर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बनाया था, यानी उनका प्रोप्राइटरी टेक। एग्जैक्टली। उनका इकोसिस्टम जहां मैक, आईफोन और आईपैड आपस में सीमलेसली बात करते हैं, वो उनका नेटवर्क इफेक्ट और स्केल था। उन डेकेड्स की लगातार 10x इंजीनियरिंग और इनोवेशन का नतीजा ये निकला कि लोगों के दिमाग में वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, जिसे आज हम एप्पल का ब्रांड कहते हैं। तो इफेक्टिवली ब्रांड उस हिस्टोरिक सब्सटेंस की वजह से अस्तित्व में आया है, पहले दिन से नहीं। ये पॉइंट पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। एक और देसी एग्जाम्पल इस बात को पुख्ता करता है, टाटा ग्रुप। इंडिया में टाटा का नाम सुनते ही ट्रस्ट और रिलायबिलिटी याद आती है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये ब्रांड सिर्फ किसी कैची एड कैंपेन से बना है? नहीं। ये 150 सालों की कंसिस्टेंसी, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और हर प्रोडक्ट कैटेगरी में सॉलिड क्वालिटी डिलीवर करने का लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। यहाँ दिमाग में एक एनालॉजी आती है। कौन सी एनालॉजी? ब्रांडिंग किसी इमारत के बाहरी पेंट और डेकोरेशन जैसी है। अगर प्रोप्राइटरी टेक, नेटवर्क इफेक्ट्स और स्केल की नींव और पिलर्स ही कमजोर हैं, तो उस बिल्डिंग पर दुनिया का सबसे महंगा और सुंदर पेंट भी उसको ढहने से नहीं रोक सकता। बहुत खूब। पेंट बिल्डिंग को सुंदर बनाता है, मजबूत नहीं। एक वीक सब्सटेंस वाली कंपनी कितना भी मार्केटिंग हाइप क्रिएट कर ले, जल्द ही मार्केट उस रियलिटी को पहचान लेता है। तो ये चारों पिलर्स मिलकर एक ऐसी डीप मोट या एक ऐसी खाई बना देते हैं जिससे पार करना नए कंपेटिटर्स के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। अब इन कॉन्सेप्ट से निकलकर थोड़ा एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। हाँ, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। अगर कोई इन चारों पिलर्स को अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहे तो रास्ता क्या होना चाहिए? क्योंकि सब कुछ एक साथ इम्प्लीमेंट करना तो किसी भी नए सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं लगता। इस एग्जीक्यूशन का सीक्रेट वही है जो हमने फेसबुक और शेयर चैट के नेटवर्क इफेक्ट्स में देखा था। लास्ट मूवर बनने का रास्ता
डे 1 पर दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को टारगेट करने से होकर नहीं गुजरता। तो कहाँ से गुजरता है? डे 1 पे सबको टारगेट करना स्ट्रेट पाथ टू फेलियर है। टील का कहना है कि शुरुआत हमेशा एक ऐसी छोटी हाईली स्पेसिफिक नीश मार्केट से करनी चाहिए जहां की प्रॉब्लम को अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है। और उस छोटी मार्केट में पूरी तरह से डोमिनेंस यानी मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी होती है। Amazon के अर्ली डेज का एग्जाम्पल इस स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट है। राइट। जेफ बेजोस चाहते तो डे 1 से एवरीथिंग स्टोर बना सकते थे, पर उन्होंने सिर्फ किताबें चुनी। बुक्स एक ऐसी कैटेगरी थी जिसे शिप करना आसान था और इन्वेंट्री वास्ट थी। उन्होंने सिर्फ बुक्स के मार्केट में मोनोपोली बनाई। जब वहां कोई और कॉम्पिटिटर उनके आसपास नहीं रहा, तब वहां से सीडीज और इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपैंड किया। यही स्ट्रैटेजी सबसे सेफ और डेडली होती है। एक छोटी मार्केट पर कब्जा करना आसान होता है, वहां से कैश फ्लो और कॉन्फिडेंस मिलता है जो नए मार्केट्स में उतरने के लिए रिसोर्सेज देता है। और इसी के साथ मार्केट में एक और बड़ा बज़वर्ड हमेशा गूंजता है, डिसरप्शन। हर कोई कहता है हमें इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना है। ये माइंडसेट थील के हिसाब से काफी खतरनाक हो सकता है। क्यों? डिसरप्शन तो इनोवेशन का दूसरा नाम माना जाता है ना? क्योंकि डिसरप्शन पर फोकस करने का मतलब है कि आपकी नजर कंपटीशन पर है। ध्यान इस बात पर होता है कि पुराने खिलाड़ियों को कैसे खत्म किया जाए या उनकी मार्केट शेयर कैसे छीनी जाए। ओह, मतलब ये एक नेगेटिव और रिएक्टिव अप्रोच है। एग्जैक्टली। इसके बजाय फोकस क्रिएशन ओवर डिसरप्शन पर होना चाहिए। कुछ ऐसा क्रिएट किया जाए जो पहले था ही नहीं, जिससे पाए का साइज ही बड़ा हो जाए। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल पेपैल का है। जब पेपैल शुरू हुआ था तो मीडिया और मार्केट एक्सपर्ट्स को लगा कि वो वीजा और मास्टरकार्ड को खत्म कर देगा। लेकिन पेपैल का इरादा क्रेडिट कार्ड कंपनीज को डिसरप्ट करना नहीं था। उन्होंने ऑनलाइन इंटरनेट पेमेंट्स का एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिसे वीजा उस वक्त संभालने में सक्षम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ओवरऑल डिजिटल कॉमर्स को बढ़ाया, किसी को खत्म नहीं किया। इसी फिलॉसफी को अगर हम इंडियन डिजिटल पेमेंट्स के रेवोल्यूशन में देखें तो वहां भी यही क्रिएशन वाली बात फिट बैठती है। हाँ, जब पेटीएम और यूपीआई जैसी चीजें शुरू हुई तो उनका टारगेट ट्रेडिशनल बैंक्स के फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट लोन्स को खत्म करना नहीं था। उन्होंने एक चाय वाले या सब्जी वाले के लिए 10 रुपए की डिजिटल पेमेंट रिसीव करने का रास्ता क्रिएट किया। एक ऐसी मार्केट जो कैश पर चलती थी और डिजिटली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उन्होंने इकोसिस्टम बड़ा कर दिया। इस पूरी चर्चा से एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि बिजनेस की दुनिया में अंधाधुंध भागने और सिर्फ फर्स्ट मूवर बनने का ऑब्सेशन कितना खोखला हो सकता है। सही बात है। असली खेल दूसरों से बेहतर बनने के दौड़ से निकलकर एक ऐसी नई ट्रैक बनाने का है जहां दौड़ने वाला अकेला हो। वही ना। और इसी अकेले दौड़ने की ताकत को मोनोपोली प्रॉफिट्स कहते हैं। जब एक बार मार्केट ऐसी मोनोपोली एक्सेप्ट कर लेती है तो वो कंपनी डेकेड्स तक वहां राज करती है। जाते जाते शतरंज के एक बहुत महान खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर होजे राउल कापाब्लांका का एक विचार इस पूरे कॉन्सेप्ट को समेट लेता है। मेरा मानना है कि उनका कोट यहाँ परफेक्ट फिट बैठता है। उन्होंने क्या कहा था? उनका मानना था कि चेस में गेम की ओपनिंग उतनी अहम नहीं होती जितना कि एंड गेम होता है। क्या बात है! गेम की शुरुआत कैसे हुई, कौन पहले आगे बढ़ा, ये सब भुला दिया जाता है। असली चीज यह है कि चेकमेट किसने किया। बिजनेस का एंड गेम क्या है? 10 या 20 साल बाद कंपनी कहाँ खड़ी होगी? शुरुआत तो सब करते हैं, पर लास्ट मूवर बनकर मोनोपोली क्रिएट करना ही बिजनेस का असली एंड गेम है। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जिससे शायद हर ब्रांड को देखने का नजरिया बदल जाए। हाँ, और वो सवाल ये है कि आज जो भी फेवरेट ब्रांड मार्केट पर राज कर रहा है, चाहे वो कोई टेक जायंट हो या कोई कॉफी चेन, जरा ऑब्जर्व कीजिए कि इन 4 पिलर्स में से उनका सबसे सॉलिड पिलर कौन सा है। प्रोप्राइटरी टेक, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल या ब्रांडिंग। वो ऐसी कौन सी एक पावर है जिसे सालों तक कोई दूसरी कंपनी कॉपी ही नहीं कर पाई है? जरूर सोचिए। अगला डीप डाइव इससे भी एक लेवल और गहरा होने वाला है। बिल्कुल, उसमें चर्चा होगी एक बिजनेस की फाउंडेशंस यानी बुनियादों पर। वो सबसे पहले और क्रिटिकल फैसले जैसे को-फाउंडर चुनना या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना जो तय करते हैं कि एक नया बिजनेस आगे चलकर आसमान छुएगा या ग्राउंड पर क्रैश हो जाएगा। तब तक के लिए शार्पली सोचते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक नए स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखते रहिए। शुक्रिया।